हेलो एवरीवन गाइस, कैसे हैं आप सब। दिशा पब्लिकेशन के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। और आज हम पॉलिटी के एमसीक्यू सॉल्व करने वाले हैं। एन इंडियन सिटीजन हैज डिक्लेयर्ड रिनंसिएशन ऑफ हिज सिटीजनशिप इन 2015 व्हेन हिज सन वाज 10 years old. Subsequently his declaration was successfully registered. Now which of the following fundamental rights will be enjoyed by his son as of today? ठीक है, यानी कि बेसिकली 7 साल बाद। सन 17 साल का है, यानी कि सन अभी भी इंडिया का सिटीजन नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे ये कॉन्सेप्ट आपको लगाना पड़ेगा कि कौन से फंडामेंटल राइट्स ऐसे हैं जो सिटीजन्स को भी मिलते हैं और नॉन सिटीजन्स को भी, और कौन से फंडामेंटल राइट्स ऐसे हैं जो सिर्फ सिटीजन को मिलते हैं। सो राइट टू प्राइवेसी एंड प्रोटेक्शन अगेंस्ट अरेस्ट एंड डिटेंशन, ये दोनों तो मिलेंगे, लेकिन थर्ड नहीं मिलेगा। सो करेक्ट आंसर ऑफ द क्वेश्चन विल बी सी, दैट इज 1 and 2 ओनली। ये चीज यहाँ पे ध्यान रखिए। ठीक है, सो एनी सिटीजन ऑफ इंडिया ऑफ फुल एज एंड कैपेसिटी कैन मेक अ डिक्लेरेशन अपनी इंडियन नागरिकता छोड़ते हुए। ठीक है, तो ये चीज आप यहाँ पे ध्यान रखिए। सो जब तक चाइल्ड जो है वो 18 का नहीं होता, वो भी इंडियन सिटीजन नहीं कहलाएगा, इसलिए उसे वही राइट्स मिलेंगे जो सिटीजन्स और फॉरेनर्स दोनों को मिलेंगे। ठीक है, तो ये सारी चीजें आपको ध्यान में रखनी। कंसिडर द फॉलोइंग ऑब्जेक्टिव्स: political justice, economic liberty, equality of status, unity, integrity of the nation. Which of the above given objectives are stated in the preamble? preamble में क्या क्या है? preamble भी unity, integrity of the nation है, equality of status है, opportunity है, ठीक है, justice है, economic, social, political, लेकिन economic liberty नहीं है। तो सेकंड हटा दो, करेक्ट आंसर विल बी ए, दैट इज 1 preamble। ठीक है, तो सिंपल सा सवाल था ये। और उसके अलावा प्रियम्बल में डेट भी लिखी हुई है, दैट इज द 26th of November 1949। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग प्रेसिडेंट्स रूल अंडर आर्टिकल 356। ठीक है, सो अंडर आर्टिकल 356 दो स्टेटमेंट्स हैं आपके सामने। देयर इज नो मैक्सिमम पीरियड प्रिस्क्राइब्ड फॉर इट्स ऑपरेशन, ऐसा नहीं, मैक्सिमम पीरियड है। Now when it is imposed, the president can assume to himself any of the powers vested in the governor. तो सेकंड स्टेटमेंट सही है, करेक्ट आंसर होगा इसका भी। ठीक है, एक बार प्रेसिडेंट रूल लगने के बाद प्रेसिडेंट रूल को मैक्सिमम आप 3 साल तक ही एक्सटेंड कर सकते हो, और वो भी 6-6 महीने की पीरियोडिक अप्रूवल के बाद। सो मैक्सिमम पीरियड इज देयर, इट इज देयर। ठीक है, E9 पार्टनरशिप जो कि सीन रिसेंटली इन द न्यूज, किससे रिलेटेड? ठीक है, प्रमोटिंग हाइड्रोजन एज अ फ्यूल, इंश्योरिंग क्वालिटी एजुकेशन फॉर ऑल, डेवलपिंग 5G टेक्नोलॉजी, facilitating vaccine for underdeveloped countries. So E9 partnership, okay, it is totally related with you can say education and all, और कहीं ना कहीं ensuring quality education is the main objective. Okay, so it's a forum of 9 countries, जिसमें बांग्लादेश, ब्राजील, चिली, इजिप्ट, इंडिया, इंडोनेशिया, मैक्सिको, नाइजीरिया और पाकिस्तान है। They aim at achieving the goal of UNESCO's Education for All initiative. So this E9 partnership 1993 में पहली बार स्टैब्लिश हुआ, और इसे बनाया गया था ताकि यूनेस्को का ये जो एजुकेशन फॉर ऑल का गोल है ये अचीव किया जा सके। ओके, सो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल नंबर 4 जो है वो एजुकेशन से रिलेटेड है, तो वो भी अचीव डेफिनेटली होगा। द सेकेंड शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है, सो सेकेंड शेड्यूल इज रिलेटिंग टू द इमोल्यूमेंट्स एंड ऑल। तो सीएजी, हाईकोर्ट जजेस, एमपीज, यूपीएससी मेंबर्स। तो वंस अगेन ये बहुत ही ज्यादा सिंपल सा सवाल था। यहाँ पे मैं आपको ये बता दूं कि भाई इसमें इमोल्यूमेंट्स, अलावेंसेस और प्रिविलेजेस किसके किसके हैं? प्रेसिडेंट, राज्यों के गवर्नर, लोकसभा के स्पीकर, डिप्टी स्पीकर, राज्यसभा के चेयरमैन, डिप्टी चेयरमैन, उसी तरीके से राज्यों में सारे। उसके बाद हाईकोर्ट जजेस, सुप्रीम कोर्ट जजेस और सीएच। ठीक है, सो करेक्ट आंसर होगा 1 and 2। एमपीज और यूपीएससी मेंबर्स नहीं आएंगे, सिंपल सा करेक्ट आंसर ए। Now, since independence, many laws have been enacted by the state to give effect to the various directive principles under Part 4 of the Constitution. ठीक है, डीपीएसपी को सरकार चाहे तो लॉ बना के इम्प्लीमेंट कर सकती है ना। द वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट ऑफ 1972 एंड द फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट ऑफ 1980, खादी एंड विलेज बोर्ड इंडस्ट्री, 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। तो सारे सही हैं,
करेक्ट आंसर इसका अगर हम देखें तो बेसिकली यहाँ पे आपको ये बताना है, देखिए अगर हम पहला स्टेटमेंट देखते हैं आर्टिकल 48A, ओके, पहला स्टेटमेंट हालांकि गलत इसलिए है क्योंकि आर्टिकल 50 लिखा हुआ है, ओके, सो पहला स्टेटमेंट फॉल्स है, बाकी दोनों सही है, करेक्ट आंसर सी। तो आर्टिकल 48A seeks to protect and improve the environment and to safeguard forest and wildlife. It also seeks to organize agriculture and animal husbandry on modern and scientific lines, and it also tries to prohibit the slaughter of cows, calf, etc. रही बात आर्टिकल 43 की, तो आर्टिकल 43 कॉटेज इंडस्ट्रीज के प्रमोशन से रिलेटेड है, और आर्टिकल 40 जो है वो विलेज पंचायत से रिलेटेड। दरबार मूव रिसेंटली सीन इन द न्यूज किससे जुड़ा हुआ है? सेंट्रल विस्ता रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट, शिफ्टिंग ऑफ उत्तराखंड हाईकोर्ट, टाइगर रिलोकेशन प्रोजेक्ट, बाई एनुअल शिफ्टिंग ऑफ द जम्मू कश्मीर कैपिटल। तो दरबार मूव जो है वो रिलेटेड है डी से, ठीक है। सो रिसेंटली फॉर द फर्स्ट टाइम इन 144 years the Jammu and Kashmir administration has decided to halt the biannual shifting called Darbar. Okay, so it's a century old practice जिसमें कि मतलब आपको पता ही है कि जम्मू और श्रीनगर जो दो अलग अलग कैपिटल्स, ठीक है, विंटर कैपिटल, समर कैपिटल एंड ऑल, ये वाला चक्कर है वो, उसकी बात यहाँ पे हो गई। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग द पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। द मिनिस्टर्स ऑपरेट ऑन द प्रिंसिपल ऑफ secrecy of procedure. They are members of both the legislature, executive. The PM is the leader of council of minister. ठीक है, सो पीएम इज द लीडर ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, बिल्कुल सही है। मिनिस्टर जो होते हैं लेजिस्लेचर एग्जीक्यूटिव दोनों का पार्ट है, और सीक्रेसी ऑफ प्रोसीजर के प्रिंसिपल पे ऑपरेट करते हैं, बिल्कुल तीनों स्टेटमेंट सही है, नथिंग टू डाउट, करेक्ट आंसर इज। तो प्रेसिडेंट जो होता है वो नॉमिनल एग्जीक्यूटिव होता है, पीएम रियल एग्जीक्यूटिव होता है, डी यूरे डी फैक्टो, ये तो आपको पता ही है। विद रेस्पेक्ट टू द इफेक्ट ऑफ नेशनल इमरजेंसी ऑन फंडामेंटल राइट्स, दो स्टेटमेंट। नाउ नेशनल इमरजेंसी जब प्रोक्लेम होता है आर्टिकल 19 इज ऑटोमेटिकली सस्पेंडेड, ठीक है, बिल्कुल सही। Now, during a national emergency, a presidential order suspending enforcement of any fundamental rights requires parliament approval. तो दोस्तों जो सेकेंड स्टेटमेंट है यहाँ उसको लेके आपको डाउट हो सकता है, ठीक है। हालांकि आर्टिकल 19 की बात भी ऐसी है, पहला स्टेटमेंट फिर भी गलत हो जाएगा। उसका रीजन ये होगा कि आर्टिकल 19 नेशनल इमरजेंसी के नेशनल इमरजेंसी के लागू होने पे जरूरी नहीं है कि हर बार सस्पेंड हो, क्योंकि आर्टिकल 19 तभी सस्पेंड होगा जब इमरजेंसी बाहरी कारण से, यानी कि वॉर और एक्सटर्नल एग्रेशन के ग्राउंड्स पे डिक्लेयर की जाएगी। अगर इमरजेंसी आर्म्ड रिबिलियन के ग्राउंड्स पे डिक्लेयर की गई है तो आर्टिकल 19 विल नॉट बी सस्पेंडेड, ये चीज ध्यान रखिए, ठीक है। रही बात सेकंड स्टेटमेंट की, दैट इज ट्रू, पार्लियामेंट्री अप्रूवल इज डेफिनेटली नीडेड फॉर दैट। अगर मान लो कोई भी फंडामेंटल राइट प्रेसिडेंट सस्पेंड करते हैं तो उसके लिए पार्लियामेंट्री अप्रूवल की जरूरत पड़ेगी। Who among the following was not a member of the drafting committee? तो ये जो क्वेश्चन था इसका आंसर बी होगा। नाउ आपको यहाँ पे ये बताना है कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के ड्राफ्टिंग कमेटी का मेंबर इनमें से कौन नहीं था? बीएन राव, बी आर अम्बेडकर, अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर, के एम मुंशी, ठीक है। सो अल्टीमेटली अगर हम देखें के एम मुंशी तो थे, बीएन राव नहीं, ठीक है। सो आंसर होगा इसका बीएन राव वॉज नॉट द मेंबर ऑफ द ड्राफ्टिंग कमिटी। बीएन राव जो थे वो कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइजर थे। So towards the end of October 1947, drafting committee began to scrutinize the draft constitution prepared by B.N. Rao, जो कि constitutional advisor थे, and it made various changes and then submitted the draft constitution to the president of the Constituent Assembly on 21st of February 1940. ठीक है? Which of the following statement is or are correct regarding the Constituent Assembly? It was a fully sovereign body which could frame any constitution it pleased. Absolutely. Constituent Assembly जो थी वो एक sovereign body थी, जैसा चाहे constitution बना सकती थी. It was indirectly elected by the people. It became the first parliament. So first parliament तो ये definitely बनी, ठीक है, first parliament ये definitely बनी। और रही बात की indirectly elected तो absolutely, ठीक है, absolutely। तो डायरेक्टली लोगों द्वारा इलेक्ट नहीं किया गया था। इट वाज इलेक्टेड ऑन द बेसिस ऑफ अडल्ट फ्रेंचाइज एंड द असेंबली कंप्राइज रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ ऑल सेक्शन ऑफ इंडियन सोसाइटी, ठीक है, हिंदू, मुस्लिम, सिख, पारसी, एंग्लो इंडियंस एटसेट्रा एटसेट्रा। इट आल्सो इंक्लूडेड वुमेन, ठीक है। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रेफरेंस टू राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, आर्टिकल 25 से 28। दे कवर ओनली रिलीजियस बिलीफ,
but not religious practices and rituals. No religious instruction shall be provided in any education institution administered by the state. ठीक है, तो दो स्टेटमेंट है यहाँ. Now, whenever we talk about right to freedom of religion, we also talk about freedom to freely profess, practice, propagate religion. ठीक है, तो यहाँ पे not only religious beliefs are covered, religious practices are also covered. Okay, second statement यहाँ पे गलत क्यों है? सेकेंड स्टेटमेंट यहाँ पे गलत इसलिए है दोस्तों, बिकॉज अल्टीमेटली जो आर्टिकल 28 कहता है कि देयर इज नो रिलीजियस इंस्ट्रक्शन दैट विल बी प्रोवाइडेड इन अ इंस्टीट्यूशन जो कि स्टेट फंड्स द्वारा मेंटेन किया जा रहा है. तो ये जो प्रोविजन है, इट विल नॉट अप्लाई टू एनी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन जो कि स्टेट द्वारा एडमिनिस्ट्रेट किया जा रहा है. ठीक है, चलिए प्रोसीजर, डिस्क्रिप्शन, पर्पस. सो इनिशिएटिव, रिकॉल, प्लेबिसाइट. To settle a proposed legislation by direct votes of the electorate, to seek the opinion of the electorate on an important public question through direct vote, to remove a representative or an officer before the expiry of his term. Plebiscite. ठीक है, सो रिकॉल होता है किसी भी रिप्रेजेंटेटिव या ऑफिसर को उसके टर्म की एक्सपायरी से पहले बुलाना. प्लेबिसाइट यानी कि इलेक्टोरेट की ओपिनियन लेना. तो पहला सिर्फ यहाँ पे करेक्ट है, सही जवाब होगा इसका. ठीक है, सो इनिशिएटिव, इट्स अ मेथड बाय मींस ऑफ व्हिच पीपल कैन प्रपोज अ बिल. लोग बता सकते हैं कि भाई आप ये बिल लेके आओ और फिर कानून बनाओ उस पर. जबकि रेफरेंडम क्या होता है? रेफरेंडम इज अ प्रोसीजर whereby proposed legislation is referred to the electorate for settlement by their direct votes. ठीक है, so any proposed law can with sufficient backing be put on the ballot in an election. ठीक है, तो ये चीज यहाँ पे आप ध्यान रखना. Now which of the following is essentially not a feature of federal polity? Dual citizenship, independent judiciary, rigid constitution, supremacy of the constitution. So फेडरल पॉलिटी में कॉन्स्टिट्यूशन रिजिड नहीं होगा. ठीक है, रिजिड नहीं होगा. अल्टीमेटली अगर हम देखें तो क्या होता है, सॉरी रिजिड होगा, माफ कीजिएगा, रिजिड होगा. रिटन कॉन्स्टिट्यूशन होगा, सुप्रीमेसी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन भी होगा, सारी चीजें होंगी. लेकिन डुअल सिटीजनशिप इज नॉट अ फीचर ऑफ अ फेडरल पॉलिटी. सिंगल सिटीजनशिप इज रिक्वायर्ड. ठीक है, तो ये चीज आप यहाँ पे ध्यान रखिएगा. सो करेक्ट आंसर इसका ए होगा, इसका करेक्ट आंसर. तो दोस्तों ये वीडियो हमारा होता है यहाँ समाप्त. मैं आपसे मिलता हूँ अगले वीडियो में कुछ और एमसीक्यूज के साथ. तब तक के लिए जुड़े रहिए दिशा पब्लिकेशन के इस यूट्यूब चैनल.